नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। हाल ही में यह टॉपिक काफ़ी चर्चाओं में था, शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। दरअसल 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जिसमें शिक्षा में होने वाले कई नियम थे। तो आखिर एक स्टूडेंट होने के नाते, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल स्टूडेंट हैं, इस ड्राफ्ट में या इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या कुछ आपके लिए है, हम डिटेल में इन सब बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक विकिपीडिया का आर्टिकल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दरअसल एक देश में शिक्षा का क्या भविष्य होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो नियम देश पर इस नीति के अंतर्गत लागू किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में इंदिरा गांधी जी लेके आई। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी, और उसके बाद सीधे 34 साल बाद नरेंद्र मोदी जी अपनी शिक्षा नीति को लेके आए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 34 सालों के अंतर्गत एक भी शिक्षा नीति हमारे पास नहीं थी। हम वही पुरानी शिक्षा नीति को आज भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्कूल में क्या बदलाव किए गए हैं या कॉलेज में क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी पॉइंट के बारे में हम आगे देखेंगे। पहला बदलाव जो इसमें किया गया है वो एक सांकेतिक बदलाव ही उसको कहा जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसको बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। आप देख सकते हैं, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने इसको कवर किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव और बुनियादी बदलाव जो इसमें किया गया है वो है कि 10+2 स्ट्रक्चर को ख़त्म कर कर 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। आखिर ये क्या है, इसको हम इस ग्राफ की मदद से जानेंगे। हम या आप जिस माध्यम से पढ़ाई करते हुए आए हैं वो 10+2 स्ट्रक्चर था, यानी कि पहले के जो 10 साल होते थे उसमें एक कॉमन पढ़ाई होती थी, और उसके बाद जो 2 साल थे उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की पढ़ाई की जाती थी। लेकिन इस नई शिक्षा पद्धति में ये पूरा बदल दिया गया है। अब जो शुरुआती जो बच्चे के स्कूली जीवन के जो 5 साल हैं उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज। यानी कि इस पूरे 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 स्ट्रक्चर में बदल दिया गया है। जो शुरुआती 5 साल जो बच्चे के हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जो शुरुआत के जो 3 साल होंगे उसको प्री प्राइमरी स्कूल्स कहा गया है, यानी कि उसका जो माध्यम होगा वो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी होगा। उसके बाद क्लास 1 और फिर क्लास 2, यानी कि इस पूरे जो कैटेगरी है उसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। उसके बाद क्लास 3 से लेके 5 तक 3 साल, जिसमें 8 साल से लेके 11 साल के बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 6 से लेके 8, जिसमें 11 साल से लेके 14 साल के बच्चे, और उसके बाद क्लास 9 से क्लास 12, जिसमें 14 से 18 साल के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें एक सकारात्मक बदलाव ये भी हुआ है कि पहले जो मैंडेटरी स्कूल ईयर्स हुआ करते थे वो कक्षा 6 से लेके 14 साल, यानी कि मैंडेटरी स्कूल ईयर्स 6 से लेके 14 साल के बच्चे। और अब जो मैंडेटरी स्कूल ईयर्स हैं वो 3 से लेके 18 साल हो गया है। यानी कि सरकार की जो शिक्षा में जो छूट मिलती थी वो अब 3 साल से लेके 18 साल के बच्चे भी उठा पाएंगे। उन सारी सुविधाओं को बच्चे उठा सकते हैं। जैसे फ्री एजुकेशन की सुविधा थी वो अब 18 सालों तक मान्य होगी। अन्य जो बदलाव किए गए हैं, अगर हम बोर्ड की अगर जब जहाँ तक बात करें, ऐसा नहीं है कि इस एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड को हटा दिया गया है। इस शिक्षा नीति में बोर्ड रखे गए हैं, लेकिन
उनकी जो टफनेस थी उसको ईज़ियर कर दिया गया है। बोर्ड सारे ईज़ी हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर वाइज होगी। पहले होता था कि कुछ बच्चे साल के अंत में पढ़ते थे और पास हो जाते थे, लेकिन बच्चे साल भर पढ़ाई में इंगेज रहें उसके लिए सेमेस्टर वाइज पढ़ाई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सरकार ने इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 2 करोड़ बच्चों को जो कि शिक्षा से वंचित थे उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य लिया है। अन्य जो बदलाव हैं, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से भी रूबरू करवाया जाएगा, यानी कि कक्षा 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। एक और बदलाव जो इसमें किया गया है वो है कि कक्षा 5 तक सरकार ने कहा है कि अगर कक्षा 5 तक बच्चे की जो मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसमें अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चे ज़्यादा ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इसको सरकार ने ऑप्शनल रखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा में भाषा के नाम पर इस देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स का मानना है कि उनके ऊपर कोई भाषा को थोपा ना जाए, इसलिए सरकार ने इस नियम को ऑप्शनल रखा है। और सरकार ने कहा है कि हो सके तो बच्चे को उसकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा ग्रैब कर सकें, ज़्यादा सीख सकें। इसमें एक और बदलाव किया गया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाना चाहते हैं तो हमको ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी, बीए एमए, और उसके बाद बीएड करना पड़ता था। लेकिन इस शिक्षा नीति में एक 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री लाई जाएगी। अगर आप 12वीं के बाद पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस का। इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अगर आप किसी कोर्स को परस्यू करते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपको जितने साल का वो प्रोग्राम होता था उसको कंप्लीट करके ही आपको डिग्री दी जाती थी। लेकिन मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। इसमें आप कभी भी उस कोर्स को जब भी आप छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में ही किसी कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख सकते या आपको जॉब करनी है, तो अगर आप पहले साल में उसे छोड़ते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें ऐसी सुविधा नहीं थी, लेकिन आने वाली शिक्षा नीति में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको उस कोर्स की पूरी डिग्री दे दी जाएगी। जी हाँ, आपको उस कोर्स की पूरी डिग्री दे दी जाएगी। और अगर आप उस कोर्स में, उस प्रोग्राम में रिसर्च करना चाहते हैं तभी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और 4 साल पूरे करें। और जब आप 4 साल पूरे करेंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च दे दिया जाएगा। तो ये एक सुविधा इस नई शिक्षा नीति में दी गई है और ये काफ़ी बहुत बड़ी चेंज है जिसको पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इस शिक्षा नीति में ये बदलाव है जो कि बहुत एप्रिशिएटेड है। अन्य जो बदलाव हैं इसमें MERU, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, यानी कि इसमें इस शिक्षा नीति में हमारे देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं उसको कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड बना दिया जाएगा। अन्य जो बदलाव हैं, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत एक ऐसी अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, क्योंकि आज की शिक्षा नीति में हम देखें जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग बॉडीज से एफिलिएटेड होते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत सारे विश्वविद्यालयों को मान्यता दे दी जाएगी। और क्योंकि ये काम इतना जटिल है, इसको करना कुछ सालों में करना आसान नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसके लिए 15 साल का लक्ष्य लिया है। सरकार का मानना है कि 15 साल के अंतर्गत इन सारे के सारे विश्वविद्यालयों को एक अम्ब्रेला बॉडी के अंतर्गत ला दिया जाएगा और उसी से एफिलिएशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बहुत सारे बदलाव हैं दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है परख। परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर इस शिक्षा नीति के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिसमें हर एक बच्चे की प्रोग्रेस को एसेस किया जाएगा और उसका एक डिजिटल खाता बनाया जाएगा।
इसी पॉलिसी के अंतर्गत फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देने की भी नियम है। इसमें 100 विश्व की जो 100 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ब्रांचेस को भारत में खोलने की मान्यता इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दे दी जाएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें एक डिजिटल खाता हर एक स्टूडेंट का बनेगा जिसमें उसके क्रेडिट्स को सेव किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी कोर्स में कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसको पास करने के फलस्वरूप आपको जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो उस बैंक में सेव होंगे। और अगर आप बाद में उस कोर्स को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप किसी भी टाइम पे किसी कोर्स को छोड़ सकते हैं। अगर आप बाद में पूरा करने के लिए उस कोर्स को फिर से कॉलेज में आते हैं तो यही क्रेडिट आपके आगे जुड़ते जाएंगे और इन्हीं क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिलेगी या जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलना है वो मिलेगा। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 6% ऑफ जीडीपी को खर्च करने का सरकार का लक्ष्य है, जो कि बहुत बड़ा है क्योंकि आज तक हमने कभी भी 6% जीडीपी का 6% कभी भी अपनी शिक्षा पर खर्च नहीं किया। एम फिल स्क्रैप्ड, इस शिक्षा नीति के अंतर्गत दोस्तों एम फिल को कम्प्लीटली स्क्रैप कर दिया गया है। दरअसल अगर आपने बीए किया है, एमए किया है, उसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एम फिल करना होता था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आपको एम फिल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब एम फिल आपको नहीं करना होगा। तो दोस्तों ये था इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।